हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने कूलाम का नियम एवं कूलाम के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न कर लिए थे। आज हम कूलाम के नियम का सदिश रूप समझेंगे। अब कूलाम के नियम का सदिश रूप समझने के लिए सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश जैसे Q1 और Q2, जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित होते हैं तो इन पर जो बल लगता है वो होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। ये इसका बल का फॉर्मूला होता है। दूसरी बात, जब इन दोनों आवेशों के मध्य बल लगता है तो इसका मतलब ये कि ये आवेश इस पर बल लगाएगा और ये आवेश इस पर बल लगाएगा। अगर अपन ये मान लें कि ये दोनों आवेश प्लस के हैं तो ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो जब भी दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं या r दूरी पर स्थित होते हैं तो ये आवेश इस आवेश पर बल लगाता है और ये आवेश इस आवेश पर बल लगाता है और दोनों आवेशों पर जो बल का मान होता है वो होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। इसका मतलब इन दोनों आवेशों पर एक दूसरे के कारण बल लगता है। एक बात और समझेंगे, आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा एकांक सदिश। A के बराबर होता है A वेक्टर अपॉन A वेक्टर का परिमाण, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं A वेक्टर अपॉन A। ये है आपका एकांक सदिश। एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो और एकांक सदिश जो है वो दिशा प्रदर्शित करने के कार्य में आता है। अब अपन समझते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखें, मान लिया कि ये एक निर्देश तंत्र है। मान लिया कि ये एक निर्देश तंत्र है। X Y Z। मान लिया कि एक निर्देश तंत्र है और इस निर्देश तंत्र में एक स्थिर बिंदु आवेश Q1 और एक दूसरा स्थिर बिंदु आवेश Q2 स्थित है। मान लिया कि ये एक निर्देश तंत्र है और इस निर्देश तंत्र में दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 स्थित है। मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश r1 वेक्टर है और मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश r2 वेक्टर है। चित्रानुसार किसी निर्देश तंत्र में दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 स्थित है जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः r1 वेक्टर तथा r2 वेक्टर है। अब ये दोनों आवेश, मान लिया कि ये दोनों आवेश इतनी दूरी पर स्थित है, ये इनके बीच की दूरी है, ये इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। यदि अपन तब Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला, तब Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। अब बल का फॉर्मूला तो वही होता है F बराबर K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका स्थिर वैद्युत बल का। वापस देखें, चित्रानुसार किसी निर्देश तंत्र में दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 स्थित हैं, जिनके मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। तब Q2 आवेश के कारण अपन Q1 आवेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान निकालना चाहें तो फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये R स्क्वायर जो है ये R इनके बीच की दूरी है। अब मैं बोल रहा हूँ Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल, तो मैंने F1 लगा दिया। F1 का मतलब हो गया कि बल जो है वो Q1 आवेश पर लग रहा है, और यहाँ मैंने 2 लगा दिया। इसका मतलब Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है मैंने मान ली R12 का स्क्वायर। चूंकि या तो ये आवेश, अगर ये समान प्रकृति के आवेश होंगे तो ये आवेश इस पर इस दिशा में बल लगाएगा। ये मान लिया इसका एकांक सदिश है R12 के। दिशा इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ठीक है। अगर ये विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो ये Q1 आवेश को अपनी ओर खींचेगा। तो ये आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि दिशा किस ओर होगी। अगर ये समान प्रकृति के आवेश होंगे तो Q2 आवेश जब Q1 आवेश पर बल लगाएगा तो उसकी दिशा इधर होगी। अभी मैं मान लेता हूं कि ये दोनों समान प्रकृति के हैं, तो इस स्थिति में लगने वाले बल की दिशा इस ओर होगी। तो मैंने दिशा को शो कर दिया R12 केप से। वापस देखते हैं अपन एक बार और। किसी निर्देश तंत्र में दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। तब Q2 आवेश के कारण अपने को Q1 आवेश पर बल निकालना है, तो अपन ने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R12, और मैंने मान लिया कि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। तो ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा तो इस आवेश को ये प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर फेंकेगा। तो इस बल की दिशा ऊपर की ओर होगी R12 के। चूंकि इसको आप थोड़ा और आगे लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1। चूंकि अभी मैंने आपको बताया था एकांक सदिश ए बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन ए। इसलिए R12 के बराबर हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन R12। इसलिए F12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। इसकी जगह रख देंगे अपन R12 वेक्टर अपॉन R12 का R12 का परिमाण। F12 वेक्टर लगा ले इसके ऊपर, क्योंकि अपन सदिश रूप में लिख रहे हैं। के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 वेक्टर। समीकरण नंबर 2। अब ये भी आपका सदिश रूप है, ये भी आपका सदिश रूप है। अगर आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना है तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको इस प्रकार का फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में आप जब करेंगे तो आपको R वेक्टर का मान दे दिया जाएगा, R वेक्टर का मान दे दिया जाएगा। तो उस स्थिति में फिर आपको ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। एक बार इसको आप नोट डाउन कर ले। अब देखें आप इसके आगे, अब जिस प्रकार से आपने Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल निकाला, इसी प्रकार
इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। अब चूंकि बल लग रहा है Q2 आवेश पर और किसके कारण लग रहा है, इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल। अब बल लग रहा है आपके Q2 आवेश पर, तो इसको लिख लो F21। यहां से यहां तक की दूरी मान लें आप, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, यहां से यहां तक की दूरी मान लें आप R21। तो ये दूरी हो जाएगी आपकी R21 का स्क्वायर और ये आपका एकांक सदिश हो जाएगा R21 वेक्टर। मान लिया कि मैंने कि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के, तो ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो उसकी दिशा इधर होगी, तो उस दिशा को मैंने मान लिया R21। ये हो जाएगा आपका R21 R21 R21। तो F21 ये हो जाएगा आपका R21 R21 R21। ये हो जाएगा आपका R21 का क्यूब R21 F21। इसको आप समीकरण नंबर 3 डाल दें और इसको समीकरण नंबर आप 4 डाल दें। तो समीकरण 1 2 3 व 4 ये तीनों के चारों के चारों समीकरण कूलाम के नियम के सदिश रूप को व्यक्त करती है। समीकरण 1 2 3 व 4 कूलाम के नियम के सदिश रूप को व्यक्त करती है। अब अपन आगे समझते हैं। चूंकि R12 R21 के ये दोनों एकांक सदिश हैं और एकांक सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है, तो इन दोनों का परिमाण समान होगा परंतु दोनों की दिशा अलग अलग होगी। एक इस दिशा में होगा तो एक इस दिशा में होगा। तो R12 बराबर R21 कैप तो होगा परंतु R12 माइनस R21 होगा। इसीलिए F12 जो होगा बल जो होगा वो F21 के बराबर तो होगा परंतु दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। तो कूलाम का जो नियम है आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार क्रिया के विपरीत दिशा में समान परिमाण की उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। इसलिए कूलाम का नियम, आप इस कूलाम के नियम में आपने ये देखा कि F12 और F21 दोनों आपस में बराबर है परंतु दोनों का परिमाण समान किंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए कूलाम का नियम अर्थात कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, अर्थात कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालना करता है। अब देखें आप आगे, ये आपके कूलाम के नियम का सदिश रूप कंप्लीट होता है यहां से। इसके बाद आप देखें आगे, बहुल आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण
बहुल आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। बहुल आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला स्थिर वैद्युत बल अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको समझे आप। बहुल आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला स्थिर वैद्युत बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वो आपका अलग अलग प्रकार से आएगा, ठीक है। तो अभी आप जो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में फिर मैं आपको अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, फिर आप सोचेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत फिर क्यों आ गया। परंतु आपका ये अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो स्थिर वैद्युत बल के लिए है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अध्यारोपण का सिद्धांत जब पूछे तो वो किस बात के लिए पूछ रहा है। अगर वो स्थिर वैद्युत बल के लिए पूछ रहा है तो स्थिर वैद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखें। आगे जाके जब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे तो वहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आप अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको अलग से पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए या फिर स्थिर वैद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। अब इस सिद्धांत को पहले समझे, होता क्या है। मान लिया कि यहां पर एक बिंदु आवेश है, एक आवेश है Q, यहां पर एक आवेश है Q और इस आवेश के चारों ओर अलग अलग आवेश रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3। इस प्रकार से अपन ने मान लिया ये Qn आवेश रखे हुए हैं। इस Q आवेश के चारों ओर एक Q1, Q2, Q3 डैश Qn आवेश रखे हुए हैं। अब चूंकि ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, इसी प्रकार से ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, इसी प्रकार से ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, इसी प्रकार से ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। तो ये सभी आवेश इस आवेश पर बल लगाएंगे। अगर आपको इस दिए गए आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करना है तो आपको अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करना पड़ता है। यदि कोई आवेश दिया गया है, इस आवेश के चारों ओर अनेक आवेश उपस्थित हैं, तो इस दिए गए आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के लिए आपको अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करना पड़ता है। समझे क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत कि अगर ये आवेश है तो इस आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण जो बल लगेगा, इस आवेश के कारण इस आवेश पर, इस आवेश के कारण इस आवेश पर, इस आवेश के कारण इस आवेश पर और इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो बल लगेगा, उस बल का जो मान होगा वो उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। दिए गए आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी स्थिर वैद्युत बल का मान इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होगा। दिए गए आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी स्थिर वैद्युत बल इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही अपन कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब समझे वापस एक बार, पहले इसको लिख लेते हैं सिद्धांत को। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार
अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अनेक आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अनेक आवेशों को अपन आवेशों का निकाय भी बोल देते हैं। अनेक आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अनेक आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अनेक आवेश या आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला परिणामी स्थिर वैद्युत बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के अलग-अलग आवेशों के कारण लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अनेक आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला परिणामी स्थिर वैद्युत बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब एक आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण जो बल लगेगा वो कुल बल जो होगा वो इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होगा। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार अपन आगे। देखिए, माना कि ये एक निर्देश तंत्र है x, y, z। माना कि ये एक निर्देश तंत्र है और इस निर्देश तंत्र का ये मूल बिंदु O है। माना कि यहाँ एक P बिंदु है और इस P बिंदु पर एक Q1, माना कि इस P बिंदु पर एक Q0 आवेश स्थित है और इसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 वेक्टर है। माना कि किसी निर्देश तंत्र में एक P बिंदु पर प्लस Q0 या तो प्लस Q0 लिख लो या फिर Q0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि इस निर्देश तंत्र में किसी बिंदु P पर एक बिंदु आवेश Q0, स्थिर बिंदु आवेश Q0 स्थित है जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 है। माना कि इस निर्देश तंत्र में Q1, Q2, Q3 डैश Qn आवेश उपस्थित है। माना कि इस निर्देश तंत्र में Q1, Q2, Q3 डैश Qn आवेश उपस्थित है जिनका मूल बिंदु
O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर और डेट डेट डैश Rn वेक्टर है। चित्रानुसार किसी निर्देश तंत्र में Q1, Q2, Q3 डेट डेट डैश Qn आवेश उपस्थित है जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3 डेट डेट डैश Rn वेक्टर है। तब अगर अपन इस Q1 आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर बल निकालें तो मानेंगे कि बल निकल गया, क्योंकि बल अपन निकाल ले रहे हैं Q0 आवेश पर, तो बल होगा F01 वेक्टर। इसी प्रकार से अगर इस Q2 आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर अपन बल निकालें तो ये होगा F02 वेक्टर। इसी प्रकार से इस Q3 आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर बल निकालें तो ये हो जाएगा F03 वेक्टर। ऐसे ही अगर इस Qn आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर बल निकालें तो ये हो जाएगा F0n वेक्टर। तो मान लिया कि इस Q0 आवेश पर इस Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल F01 है, इस Q2 आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर लगने वाला बल F02 है, इस Q3 आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर लगने वाला बल F03 है, इस Qn आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर लगने वाला बल F0n वेक्टर है। अगर इस Q0 आवेश पर अपन कुल परिणामी बल निकालना चाहें तो उस परिणामी स्थिर वैद्युत बल का मान अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कितना हो जाएगा? F वेक्टर बराबर F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर, डेट डेट डैश F0n वेक्टर। तो यह अध्यारोपण का सिद्धांत बोलता है कि इस दिए गए आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बलों के सदिशों के बराबर होता है। अब अगर अपन Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, अब अपन क्या कर रहे हैं कि Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? F01 वेक्टर बराबर K Q0, पहला आवेश है Q0, दूसरा आवेश है Q1 अपॉन, मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस आवेश की और इस आवेश के बीच की दूरी अपन ने मान लिया कितना है? R01 का स्क्वायर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और दिशा बता दी अपन ने R01 का K। मान लिया कि इसकी दिशा किधर है? इधर है, और एकांश सदिश से दिशा को प्रदर्शित कर दिया R01 वेक्टर। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल कितना हो जाएगा? F02 वेक्टर बराबर K। आप बल किस पे लग रहा है? Q0 पर। किसके कारण लग रहा है? Q2 के कारण। ठीक है, Q0 से Q2 के बीच की दूरी मैंने मान ली कितनी है? R02 का स्क्वायर, R02 का K। इसी प्रकार Q3 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल कितना हो जाएगा? F03 वेक्टर बराबर K Q0 Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर, R03 का K। इसी प्रकार Qn आवेश के कारण, डेट डैश लिख लें आप ऐसे करके,
इसी प्रकार Qn आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F0 n वेक्टर बराबर K Q0 Qn अपॉन R0 n का स्क्वायर R0 n वेक्टर। अब ये मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, F01, F02, F03 और F0n के समीकरण 1 में मान रखेंगे F वेक्टर बराबर K Q0 Q1 R01 का स्क्वायर R01 का K Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 K प्लस K Q0 Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर R03 K प्लस डैश प्लस K Q0 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R0n का K। अब आपको दिख रहा है K Q0 सभी में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लें। K Q0 अंदर बचेगा Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 का K प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 का K प्लस Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर R03 के प्लस आगे कंटिन्यू कर देते हैं। प्लस Qn R0n का स्क्वायर R0n का K F वेक्टर बराबर K Q0, इन सबको जोड़ना है तो आपने लगा दिया सिग्मा। आप देखेंगे ये चेंज हो रहा है 1 1 1 2 2 2, ये 0 चेंज नहीं हो रहा, 3 3 3। तो आप क्या करेंगे Q I अपॉन R0 I का स्क्वायर और R0 I का K। I का मान जो है वो 1 से लेकर I का मान n तक हो जाएगा। ये आपने इस प्रकार से अध्यारोपण के सिद्धांत से एक Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी स्थिर वैद्युत बल का मान ज्ञात कर लिया। अब अगली कक्षा में अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।